हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CDS 2 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए स्प्रिंट सीरीज लॉन्च की गई। इस वाली वीडियो में हम जनरल स्टडीज के साइंस पोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ CDS 2 2019 के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। A car undergoes a uniform circular motion. The acceleration of car is, देखो, जब कोई भी व्हीकल आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता है तो सबसे पहली बात, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो, ठीक है, उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों ना हो। सपोज करो ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट स्टिल इट विल पोजेस एक्सेलरेशन। क्यों? मैंने क्यों बोला कि एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि एक्सेल क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकता है? फर्स्टली बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंडली बाय चेंज इन डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो, तब एक्सेलरेशन चेंज होगा। इस वाले इस वाले एग्जांपल में देखो, यूनिफॉर्म कह रहा है, मतलब वो सेम, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। बट आप देखो, इसका डायरेक्शन तो हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है ना। एक वक्त इसका डायरेक्शन ये था, नेक्स्ट सेकंड में ये होगा। तो देखिए, इसका डायरेक्शन तो हर मूवमेंट पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? दिस बॉडी पोजेस सम एक्सेलरेशन, इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज जीरो। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन होगा। और नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि इनमें से एक ना एक होगा। अब आप 50-50 पे पहुंच गए हैं, या तो आपका आंसर बी होगा या सी होगा। तो चलो आगे देखते हैं। देखो, जब अगर आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और एक एक्सेल, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। बट ये जो एक्सेलरेशन होगा, इट विल बी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ही, बट it is also not constant, but it is also not constant। अब आप सोचोगे कि सर ने ये क्यों बोल दिया कि एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होगा, है ना? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए नहीं होगा कि जहां जहां पे ये शार्पर मूव होगा, जहां जहां पे ये शार्प टर्न लेगा, वहां पे इसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो उस वजह से देखो, ये जो सर्कुलर मोशन में जब भी आपकी बॉडी मूव करती है तो वो शार्प टर्न्स लेती है, और उस शार्प टर्न्स की वजह से इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इनफैक्ट इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ आया कि ड्यू टू शार्प टर्न्स, ड्यू टू शार्प टर्न्स इस बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ो। एन इको, जस्ट वेट, an echo is heard after 5 seconds of the production of sound, which moves with the speed of 340 meter per second. The distance of the mountain from the course of sound which produced an echo। देखो क्या कह रहे हैं कि हमें इको सुनाई दिया आफ्टर 5 सेकेंड। स्पीड कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आप खड़े हो, ये है कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ से शोर लगाया, ठीक है, आपको इको कब सुनाई देगा? आपको इको कब सुनाई देगा? आपको इको तब सुनाई देगा ना, जब आपकी वॉइस यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी
तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पास आएगी, तभी आपको इको सुनाई देगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपका डिस्टेंस डबल ट्रैवल हुआ। पहले अगर डी था तो फिर डी ट्रैवल होगा, तभी आपको इको सुनाई देगा ना। समझ आ रहा है आपको इको कैसे सुनाई देगा? अगर आपने इस पोजीशन पे खड़े हैं, आप यहाँ सामने कोई माउंटेन है, यहाँ पे आपने जोर से चिल्लाया, ठीक है, आपने अपना नाम लिया। सपोज करो कि मेरा नाम अभिषेक है, मैंने जोर से चिल्लाया अभिषेक। तो यहाँ से जब साउंड टकराएगी इस माउंटेन से, तो ये टकरा के जब वापस आएगी मेरे ईयर्स के पास, तब मुझे इको सुनाई देगा। तो डिस्टेंस तो मेरी साउंड ने डबल ट्रैवल किया, पहले डी फिर डी, डिस्टेंस डबल हो गया, दैट इज मेरा टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसका इस क्वेश्चन में यूज हो। तो वैसे यहाँ पे डिस्टेंस में 2d रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है, स्पीड मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, डिस्टेंस नहीं है, तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा? 340 इंटू 5 इज इक्वल टू 2d। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 340 इंटू 5 बाई 2, 170, दैट इज इक्वल टू 850 मीटर्स, जिसको मैं 0.85 किलोमीटर लिख सकता हूँ। बताओ। तो बस ये 0.85 किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माउंटेन मेरे पास से 0.85 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, माउंटेन्स मुझसे 0.85 किलोमीटर दूर है। आपको समझ आया कैलकुलेशन? गुड। नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार पीछे करिए और दोबारा देखिए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि 100 watt of electric bulb is used for 10 hours a day. How many unit of energy is consumed in 30 days? तो देखो, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है पावर इनटू ड्यूरेशन। पावर इनटू ड्यूरेशन, कितना पावर यूज हो रहा है और कितने ड्यूरेशन की एनर्जी हो जाएगी। पावर क्या है? 100 वॉट्स। ड्यूरेशन क्या है? 10 आवर्स फॉर 30 डेज, है ना? 10 आवर्स फॉर 30 डेज, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 वॉट्स। और मैंने पढ़ा है, और मैंने क्या, आप हम सब ने पढ़ा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, है ना? तो 30,000 वॉट्स कितने यूनिट हो गए? दैट इज 30 यूनिट्स। समझ आया? यूनिट हम देखो, यूनिट हम एक कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। आपने कभी भी अपना सुना होगा कि घर में जो आपका बिजली बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो यूनिट के ऊपर आता है कि आपने कितना यूनिट यूज किया। आपने सपोज करो x यूनिट यूज किया और 1 यूनिट का कितना रुपए, तो इससे आपका बिजली बिल कन्वर्ट होता है। और वो जो x यूनिट है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो इससे आपका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ, बताओ कि बोस आइंस्टाइन क्या है? बोस आइंस्टाइन इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब फिफ्थ है तो पहले, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर ये बोस आइंस्टाइन हमारा फिफ्थ स्टेट है, तो सर जरा आप मेरे को ये भी बता दो सर कि पहले 4 स्टेट कौन से हैं? तो पहला है बच्चों सॉलिड, फिर आता है आपका लिक्विड, फिर आता है आपका गैस, फिर प्लाज्मा, लास्ट में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आगे देखते हैं। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो सबसे पहले ये देखो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस चीजों पे डिपेंड करते हैं। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है पहले वो जान लेते हैं। अगर हमें ये पता हो तो
किस पे नहीं करता वो तो हम निकाल लेंगे। ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन आपको पता है क्या होता है? लिक्विड टू गैस, ये जो कन्वर्जन होता है इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किन चीजों पे डिपेंड नहीं कर किन चीजों पे डिपेंड करता है? फर्स्टली सरफेस एरिया, जितना बड़ा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सेकेंडली ह्यूमिडिटी पे, जितनी कम आपकी ह्यूमिडिटी होगी एयर में जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। एक बात सोचो कि अगर रेट में ऑलरेडी एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में एयर प्रेजेंट है, तो फिर आपका इवेपोरेशन क्या ही होगा? कम होगा ना, क्योंकि एक लिमिट तक ही तो एयर होल्ड कर सकती है। ठीक है। तीसरा प्रेजेंस ऑफ विंड, अगर विंड होगा तो आपका इवेपोरेशन हाई होगा। और चौथा टेम्परेचर, गर्मियों में देखा है आपने कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। अब इवेपोरेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है हमने पढ़ लिया। किस पे? सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ विंड एंड टेम्परेचर। तो फिर किस पे डिपेंड नहीं करता ये मास पर डिपेंड नहीं करता। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? मास, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखो, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो कि He2 पॉजिटिव था, इसको जब बॉम्बार्ड किया था एक बहुत ही पतले से गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला था? उससे किसकी डिस्कवरी हुई थी? उससे पता चला था, देखो, जब रदरफोर्ड ने इसको बॉम्बार्ड किया था इस फॉइल पे, तो 1/10,000 वाला जो अल्फा पार्टिकल था वो 180 डिग्री पे वापस आ गया। मतलब कि अंदर अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, तो अगर वापस आ गया तो अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट था। वहां से ये, क्योंकि लाइक लाइक रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये गया पॉजिटिव, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव था, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये 180 डिग्री पे रिपेल हो गया। और इसने एक और चीज नोटिस किया था कि कुछ कुछ पार्टिकल आपका कुछ एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, एंगल पर डेविएट हो रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या पता चला था? इससे पता चला था कि अंदर जो है, एटम के अंदर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा एटॉमिक न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल था उससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। ठीक है। आगे चलते हैं। फूड चेन इज, देखो फूड चेन क्या होता है? तो फूड चेन इज अ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी from from producers like plants through a series of organisms, uh, of organism। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन होता है फूड एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि देखो, आपकी जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये 10% रूल फॉलो करता है। यहाँ पे प्लांट आपका, सपोज करो, फूड अपना सिंथेसाइज करता है विद वाया फोटोसिंथेसिस मेथड, उसको खाया हर्बीवोरस ने। ठीक है। इसने सपोज करो 100 ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस की, तो हर्बीवोरस पर कितनी जाएगी? 10% रूल से केवल 10 ग्राम, मतलब 90% ऑफ द एनर्जी लॉस हो जाती है, केवल 10% एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। अब हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया, तो इसमें कितनी जाएगी? 1 ग्राम। इसको इसके ऊपर वाले किसी दूसरे एनिमल ने खाया, उस पर कितनी जाएगी? 0.1 ग्राम। हर स्टेज पे आप देख लो 10% ऑफ एनर्जी मूव करती है, एनर्जी
goes forward, सिर्फ 10% एनर्जी। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज अ पैसेज ऑफ फूड एंड दिस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अच्छा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या? ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आखिर होता है क्या? देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन of a substance from low concentration level to high concentration level against diffusion gradient। ये जो है, ये वाला क्वेश्चन आपका काफी हाई लेवल क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, तो इन केस अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं तो भी चल सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये काफी हाई रिस्क क्वेश्चन है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन लेवल टू हाई कंसंट्रेशन लेवल अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट, अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, जब ये आपने देख लिया तो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आप देख लीजिए, वो क्या होता है। एक्टिव देखा तो पैसिव भी देख लीजिए, क्या पता आगे एग्जाम में आ जाए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें होता है कि डिफ्यूजन व्हेन सब्सटेंस इट फैसिलिटेट्स इट फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन इन अ सब्सटेंस which moves from diffusion of the substance which moves from high concentration level to low concentration level, हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल पे मूव करते हैं, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल इज अ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। देखो, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में देखो दो टाइप के आपके सेल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपके सिंपल सेल होते हैं, दे आर ओल्ड टाइप ऑफ सेल। ठीक है, और इसका जो अंदर का न्यूक्लियस होता है नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ठीक है, वहीं ये जो होता है ये न्यू होता है, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एनी गेस? प्लास्टिड में। यूकैरियोटिक सेल्स में, ये प्लास्टिड में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? अच्छा, इसमें गेस करो क्या हो सकता है आंसर। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? इसका आंसर है ट्राइपेनसोमा। ट्राइपेनसोमा जो है इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। लिशमानिया क्या कॉज करता है?
कालाजार। एस्केरिस लुम्बोराइट्स क्या कॉज करता है? अडल्ट राउंड वॉर्म। और हेलिकोबैक्टर अल्सर। ठीक है, ये याद कर लेना कुछ डिजीज के नाम है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द जस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल? इसमें पूछ रहा है कि बताओ कि कौन सा बॉडी पार्ट में स्मूथ मसल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई गेस? देखो, आपका जो बाइसेप्स होता है, बाइसेप्स डज नॉट कंटेन एनी स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स वो मसल होते हैं जिसमें स्ट्रेटन्स नहीं होते, स्ट्रेटा वाइज नहीं होता है। तो आपके बाइसेप्स में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? तो इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट रो पैटर्न। आप एक फील्ड में आप एक फील्ड में दो क्रॉप को एक पैटर्न में जब उगाते हैं तो उस पैटर्न को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग वो बताओ क्या होगा आंसर। चलो मैं बताता हूँ, देखो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ स्पेसिमेन। जो आपके पास स्पेसिमेन है उसका ऑब्जर्व्ड साइज डिवाइडेड बाय जो आपके पास एक्चुअल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल? इनमें से कौन से ऑर्गेनली को हम कहते हैं कि ये सेल का सुसाइडल बैग होता है? तो बहुत सिंपल है, कोई गेस? मैं बताता हूँ। लाइसोसोम्स जो होता है, लाइसोसोम्स, दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। क्यों? लाइसोसोम्स में ऐसे क्या होता है? देखो, लाइसोसोम्स जो होता है, मैं लाइसोसोम्स की आपको प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ। लाइसोसोम्स, दे आर membrane bound sac membrane bound sac filled with digestive enzyme। ये एक सैक होता है, एक समझ लो आपके सेल के अंदर एक बोरी टाइप का होता है। ठीक है, एक पैकेट होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, इसको हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम्स आर नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, जब भी सेल आपका डैमेज होता है, जब भी सेल आपका डैमेज होता है तो फिर क्या होता है? ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बर्स्ट करते हैं, होते हैं, बर्स्ट होते हैं और सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब वो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हेंस दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? एनी गेस? ये तो बहुत सिंपल है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम होता है? देखो,
इसका काम होता है सेल में, इसका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये जो सेल में जो लिक्विड सा एक जो सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब सपोज करो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कुछ चीज सेल में ट्रांसफर करनी, वो कौन ट्रांसफर करता है? वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला जो होता है RER, ये रफ क्यों होता है? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओवर इट। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स ये क्या करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। स्मूथ वाला SER, इसका क्या रोल होता है? इस पे लिपिड्स, इसका काम होता है लिपिड्स के फॉर्मेशन में। ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? तो देखो प्लास्टिड्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपका क्या होगा? प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल। और ये इट कंटेन स्टार्च एंड ऑयल। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। क्या मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं? ठीक है। दूसरा, तो बताओ होते हैं या नहीं होते हैं? जी सर, बिल्कुल होते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, दे टू इंटरमिक्स विद देयर ओन। ये एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हाँ, उनके बीच में फोर्स होता है। सो सेकंड भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखो इंटरमिक्स कैसे होते हैं पार्टिकल? थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन, जो पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन, सेम क्वेश्चन है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, हमें अगर इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करना है तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग इट सरफेस एरिया। हम उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज देखा है कि जब भी आप चाय कप में पिए और चाय प्लेट में पिए, ठीक है, वो जो कटलरी नहीं होती है नीचे एक प्लेट टाइप की, ठीक है, उसके ऊपर आपका कप होता है, तो कप में पिए तो कप में ठंडा रहता है, गर्म रहती है चाय। और चाय को आप प्लेट में कर दे तो वो बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? यू हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, इस वजह से चाय ठंडी हो गई। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन टाइम एक्स एक्सिस वर्सेस डिस्टेंस वाई एक्सिस ग्राफ। ठीक है, टाइम डिस्टेंस है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। इसको मैं, इसको 5 कंसिडर करते हैं, 5 5 5 के इंटरवल में। ठीक है, सिमिलरली इसको भी हम 5 5 के इंटरवल में कंसिडर करेंगे। कह रहा है कि 0 सेकंड पे अगर सपोज करो कि कोई बॉडी 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पे, 0 सेकंड पे 5 मीटर पे, 5 सेकंड पे भी 5 मीटर, 10 सेकंड पे भी 5 मीटर, क्योंकि बॉडी मूव थोड़ी ना कर रही है, और जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे, 15 पे भी 5, 20 पे भी 5,
25 पे भी 5। तो अब देखो कैसे मूव कर रहा है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। बॉडी जहां पे थी वहीं पर है। अगर सपोज करो बॉडी आपके 0 पे थी, मूव ही नहीं की, वहीं पे थी, तो हर पॉइंट पे वो वहीं पे रहेगी, है ना। विद इंक्रीज इन टाइम बॉडी का डिस्टेंस तो मूव नहीं कर रहा है, इट शोज की बॉडी रेस्ट पे है। हेंस हमारा जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। समझिए ना आप, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है। समझिए, चलो आगे देखते हैं। द सब्सटेंस, कंसिडर द फॉलोइंग statement about mixture. A substance can be separated into other kind of matter by any physical process. Dissolved NaCl can be separated from water by physical process of evaporation. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब्सटेंस होता है वो आपस में एक दूसरे से हम थ्रू थ्रू फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, तो नहीं। सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन रेशन काफी टाइप के होते हैं। ये थ्रू फिजिकल प्रोसेस नहीं होता। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि आप फिजिकली अपने हाथों से ही उसे सेपरेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सेपरेशन के एग्जांपल क्रोमैटोग्राफी, मेटोग्राफी, ये इंक, डाइज, ब्लड, इसको सेपरेट करता है। सब्लिमेशन, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, नैप्थलीन बॉल्स, थलीन बॉल्स, एंथ्रासीन, इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेरियस अदर प्रोसेसेस होते हैं। तो सेपरेशन इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, तो पहला गलत। दूसरा क्या कह रहे हैं कि डिसॉल्व्ड NaCl कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बिल्कुल सही। देखो NaCl जो है, जब ये वाटर में होगा, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसको आप धूप में रख दो तो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? NaCl। अब आप कहोगे सर ये भी तो सेपरेशन है। देखो ये सेपरेशन है, बट इसमें आपका NaCl जो था वो NaCl ही फॉर्म होगा। आपका Na और Cl अलग से आप इसको अलग नहीं कर सकते थ्रू फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से आप इसको नहीं अलग कर सकते। आपने वाटर को NaCl से अलग कर दिया, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका बी वाला, सेकंड, टू ओनली। समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा था कि आपका वाटर से एक्वस सॉल्यूशन, जो आपका नमकीन पानी है, उसको जब आप इवेपोरेट करोगे तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, थ्रू फिजिकल वो जब आप उसको इवेपोरेशन के लिए रखोगे तो पानी सारा उड़ जाएगा यहाँ से, है ना। सिर्फ आपका NaCl बचेगा। बट आप NaCl को थ्रू फिजिकल प्रोसेस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which one of the following statement is not correct? पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इज नॉट करेक्ट। देखो आप ऑप्शन बी को देखो, बी को, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है आइसोबार्स आर एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एकदम गलत। हमने क्या पढ़ा है? एटम्स सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यही पढ़ा हमने। क्या आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आइसोटोप के लिए है, बट इसने आइसोबार लिखा। तो ऑप्शन बी इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन। सो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ अ द स्पीड ऑफ अ मूविंग मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। देखो कह रहा है कि जब हम कॉइल में
मैग्नेट की स्पीड को, सपोज करो कि कॉइल में अगर हम मैग्नेट की स्पीड को अगर हम तेज करेंगे उसके इनसाइड अ कॉइल, तो करंट क्या होगा? करंट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज करंट इज directly proportional to change in magnetic field. Current change in magnetic field. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा करंट डेविएट होगा, ठीक है। और जब हम उसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारा इंक्रीज होगा। समझ आया आपको? आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? अच्छा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे लग रहा है आप लोग इसका आंसर 90% मुझको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर गलत ही बताएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मोनो एटॉमिक देख के आपका क्या ध्यान गया होगा कि हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ज्यादातर बंदों ने तो यही सोचा होगा, सच सच बताना। और अगर आपने ये नहीं सोचा है, आपने कुछ और सोचा है, तब फिर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। अब मैं बताऊं क्या होगा आंसर? देखो, मोनो एटॉमिक क्या होता है? मोनो तो मोनो एटॉमिक क्या होता है? एनी गेस? Monoatomic are those which elements which occur singly, जो अकेले अकर करते हैं। अकेले कौन अकर करेगा? जो कि स्टेबल होगा, जिसको किसी दूसरे के साथ कंबाइन होके खुद को स्टेबल करने की जरूरत नहीं है, वही तो अकेला होगा, है ना। तो कौन कौन से ऐसे हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे मोनोएटॉमिक एटम्स हैं। मतलब दे अकर सिंगली, ये अकेले ही अकर करते हैं। फिर आता है डायटोमिक। डायटोमिक वो होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल H2, जिसमें दो एटम एक साथ अकर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोएटॉमिक? आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन। देखो, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी, वो हेक्सागोनल। अब इसमें ये जो होता है, ये नीचे भी आपस में ऐसे ही हेक्सागोन्स के उसमें शेप में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डायमंड का कैसा होता है? डायमंड का होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। सोप सॉल्यूशन। Soap solution is used for cleaning purpose, appears cloudy. This is due to the fact soap मिसल जो होता है they scatter the light, hence देखो, सोप सॉल्यूशन आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो जब भी आपका लाइट उससे पास होती है, सो इट स्कैटर्ड द लाइट, ठीक है, हेंस इट अपीयर्स क्लाउडी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। People prefer to wear cotton clothes in summer season. This is due to the fact that cotton clothes are, इसका कोई आंसर? कॉटन जो है, कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन आपका वाटर को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी देखो,
समर में क्या होता है, समर में हम काफी ज्यादा स्वेट करते हैं और कॉटन जो है उसको बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, हेंस इट वो हमें ठंडा रखता है। ठीक है, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड दस एब्जॉर्ब स्वेट एंड रिजल्ट इन इजी इवेपोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट। देखो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से आप क्या क्या कर सकते हो, एनी गेस? क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से आप डाइज के डिफरेंट कलर को सेपरेट कर सकते हो, आप ब्लड से ड्रग को सेपरेट कर सकते हो, आप पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स इसको सेपरेट कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से। बट आप क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से रेडियो आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। Consider the following statement. Atomic number of an atom is more fundamental property than its atomic mass. ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आपका हेनरी मोसले ने कहा था। क्यों? देखो मोसले जो थे, इन्होंने आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, है ना? इससे पहले किसने दिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे? मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव की एक गलती थी। मेंडलीव ने कहा था कि हम एटॉमिक मास को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानेंगे, तब हम उस जब हम एटॉमिक मास को इम्पोर्टेंस देंगे, एटॉमिक मास जब हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा, तभी हम अपने एटम्स को तभी हम अपने एटम्स को एक टेबल वाइज में, एक टेबल के फॉर्म में बांट सकते हैं। बट मोसले ने कहा था नहीं, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के उसमें जब हम एलिमेंट्स को रखेंगे, तब हम उसको इजिली, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, ये आपका मोसले ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विटामिन सी? एस्कोबैरिक एसिड। देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एस्कोबैरिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? टैमरिंड में। लैक्टिक मसल्स, मिथेनोइक आंट स्टिंग। ठीक है, ये एस्कोबैरिक एसिड जो होता है, ये क्यों यूजफुल होता है? बिकॉज इट प्रिवेंट्स स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? सेल वॉल, ये तो हमने कितनी बारी पढ़ लिया। सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, इट इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन एल्गे, बैक्टीरिया, प्लांट्स। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी CDS 2 2019 की वीडियो। आप इसे पढ़ें, रिवाइज करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।